हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 4 जो हाइपोथेसिस एंड एजम्पशंस थे उसके लास्ट लेक्चर 4 के बारे में आज मैं बात करूंगा। यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज इस चैप्टर में किसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि डिलिमिटेशन किसे बोलते हैं और लिमिटेशन किसे बोलते हैं। यूजेज ऑफ डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन का यूजेज कहाँ पे है जिसके बारे में बात करेंगे, और डिलिमिटेशन के टाइप्स क्या क्या है उन सभी को डिस्क्राइब करूंगा और बताऊंगा। फिर जितने भी रिव्यू ऑल टॉपिक्स ऑफ इन दिस चैप्टर, जितने भी जो आप शुरू से लेकर अभी तक जितने भी आप पढ़े हो इस चैप्टर में, जैसे हाइपोथेसिस से स्टार्ट थे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, इसके टाइप्स, इसके यूजेस, इंपॉर्टेंस, ये सभी के बारे में मैं शॉर्टकट रिव्यू करूंगा जिससे आप फुल चैप्टर आपको पूरे तरीके से याद आ जाए। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल्स में अगर आप न्यू हैं तो प्लीज पीछे के लेक्चर को जरूर देखें, और अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मेडिकल से रिलेटेड सभी आपको नॉलेज, जैसे फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकेट्रिक, इन सभी का वीडियो आपको मिलते हुए चले जाएंगे। बात करते हैं कि डिलिमिटेशन किसे बोलते हैं। तो डिलिमिटेशन उसे बोलते हैं कि जब कोई भी रिसर्चर कोई भी चीज को फाइंड आउट करने के पहले, डिजाइन बनाने के पहले, वो पहले उस काम को, रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले जो एक बाउंड्री बनाते हैं कि हमें इसी के अंदर में क्या करना, अपना काम करना है, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, डिलिमिटेशन बोलते हैं। तो यहां पर बोला गया वहीं कि डिलिमिटेशन आर द बाउंड्री सेट बाय ए रिसर्चर बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी टू क्लियर डिफाइन अ स्कोप ऑफ पार्टिकुलर स्टडी। बोला गया कि कोई भी अगर जो आपका रिसर्च है उसके बारे में आप स्टडी करने से पहले आप क्या करते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं जो उस चीज को, स्कोप को, जो आपका स्कोप है उसके बारे में स्टडी, पार्टिकुलर स्टडी करने के पहले। तो उसी चीज को, अब पार्टिकुलर स्टडी क्या है, जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम्स है उसी के बारे में तो आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसको करने के पहले जो आप बाउंड्री बना रहे हैं उसी को बोलते हैं डिलिमिटेशन बोलते हैं। डिलिमिटेशन के टू टाइप्स होते हैं, पहला थ्योरेटिकल डिलिमिटेशन एंड सेकंड मेथोडोलॉजिकल डिलिमिटेशन। यानी कहने का मतलब कि थ्योरेटिकल कहने का कि जो आप स्टडी थ्योरी के अनुसार से आप पढ़े हैं, अगर उससे के बाहर अगर कोई दिक्कतें आ जाते हो तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल डिलिमिटेशन बोलते हैं। जैसे अगर आप 100 पीपल्स के बारे में आप पढ़े हैं, उसके बारे में थ्योरी के क्या, अगर आप 100 पीपल्स हैं तो इतने लोगों के लिए हमें इतना टाइम की जरूरत पड़ता है, इतना डाटा कलेक्ट करना पड़ता है और इतने हमें क्वेश्चन एराइज करने पड़ते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास पूरे थ्योरी के अनुसार से आपके पास उसके बारे में नॉलेज है, लेकिन आप जब ऑपरेशनल अथी में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे 1000 से भी ऊपर पीपल्स में अगर आप रहते हैं तो आप क्या कर पाते हैं, वहां पर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, वहां पे उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, थियोरेटिकल डिलिमिटेशन बोलते हैं। यानी आपके जो थ्योरी है उसके स्टडी के बाहर अगर कोई भी दिक्कतें आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, थियोरेटिकल डिलिमिटेशन बोलते हैं। जैसे बोला गया, दे रिस्ट्रिक्ट द एबिलिटी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग द जनरलाइज, कि जो अगर कोई दिक्कतें होता है रिसर्चर को, अगर कोई भी जनरलाइज में फाइंडिंग करने के लिए, क्यों, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ अ स्पेसिफिक थियोरेटिकल कंसेप्ट स्टडी और लिमिटेड स्टडी वेरिएबल्स थ्रू द ऑपरेशन, कि जब वो थियोरेटिकल स्टडी कर रहा था तो उसमें लिमिट था, लेकिन जब ये ऑपरेशनल जहां पर गए करने के लिए, वहां पर क्या थे, वेरिएबल्स बहुत सारे थे, तो जिसके कारण से वहां पे क्या कर पाए, फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो इसी को क्या बोलेंगे, थियोरेटिकल डिलिमिटेशन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं मेथोडोलॉजिकल डिलिमिटेशन के बारे में, कि मेथोडोलॉजिकल डिलिमिटेशन को बोला गया कि दे यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम सम ऑफ द मेथोडोलॉजिकल फैक्टर सच एज unrestricted sample, weak design, single setting and limited control over the extraneous variables, poor collection data, procedure etc. मेथोडोलॉजिकल कहने का मतलब रिसर्च डिजाइन, जो आपका रिसर्च डिजाइन जो आप बनाए हो, जो उसमें अगर कोई दिक्कतें
आ जाते हैं जो आपसे अनरिस्पेक्टेड थे। जैसे अगर आपने क्या किया कि जो डाटा कलेक्ट करने के लिए आए थे तो 100 बच्चे को आपने कलेक्ट किया था जब आप माल न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आए थे तब। तो आपने क्या किया, उन बच्चों का लिस्ट में क्या किए, उनका जो डाटा कलेक्शन था वो उसका आपने कर लिए। जब 100 बच्चों के करके गए, अब आप 1 साल के बाद आते हैं तो क्या देख रहे हैं कि वहां पर से 10 बच्चे नहीं हैं, यानी अब उसके जगह पे किसी और बच्चे का तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे डाटा उन्हीं बच्चे लोगों का था, तो उनके जगह पे पीछे का तो डाटा अब न्यू बच्चे वाला को तो डाल नहीं सकते हैं। तो अगर इस तरह के जो दिक्कतें आते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मेथोडोलॉजिकल डिलिमिटेशन बोलते हैं। तो जो अचानक से जो आपके उम्मीद के बाहर था अगर उस चीज को होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, मेथोडोलॉजिकल डिलिमिटेशन बोलते हैं। इसीलिए मेथोडोलॉजिकल कहने का मतलब आपके रिसर्च डिजाइन के बाहर अगर कोई दिक्कतें हो जा रहा हो, जैसे अनरेस्पेक्टिव सैंपल, कि मैंने जो बोला कि आपने जो सैंपल चूज किया था 100 बच्चों का, उसमें चले जाना किसी बच्चे को और फिर कोई बाहर के बच्चे को आ जाना, या फिर वीक डिजाइन, जो आपका डिजाइन था वो सही नहीं हो, सेटिंग सिंगल सेटिंग एंड लिमिटेड कंट्रोल ओवर द एक्सटेनियस वेरिएबल्स, जो आपका बाहर का जो एक्सटेंसिव फैक्टर हो रहे हैं उसमें आपका क्या हो, कंट्रोल नहीं हो। जैसे कि अगर इनमें से कुछ बच्चे हो क्या कहे स्टडी के लिए बाहर चले गए तो आपको क्या उसके ऊपर में कंट्रोल नहीं है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथोडोलॉजिकल डिलिमिटेशन बोलते हैं। अगर आपके रिसर्च डिजाइन से अगर कोई भी दिक्कतें हो जाता है उसमें और उसके कारण से आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, मेथोडोलॉजिकल डिलिमिटेशन बोलते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सीधे से बात बोले कि रिसर्च डिलिमिटेशन किसे बोलते हैं, कि कोई भी रिसर्चर के द्वारा जो पहले से जो बाउंड्री बनाए जाते हो किसी चीज के बारे में पर्टिकुलर स्टडी करने के लिए, यानी रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में जानने के लिए, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, डिलिमिटेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं यूज ऑफ डिलिमिटेशंस के बारे में। हमने जाने कि डिलिमिटेशन कहते हैं किसको है और डिलिमिटेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक थ्योरी के अनुसार से अगर दिक्कत होता है उसको थ्योरेटिकल बोलेंगे, और जो एक क्या था मेथोडोलॉजिकल था तो डिजाइन। अब हम बात करते हैं यूजेस के बारे में कि क्या बोला कि डिलिमिटेशन इज यूज्ड टू मेक अ स्टडी बेटर एंड मोर फ्लेक्सिबल एंड नॉट जस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। बोला गया कि डिलिमिटेशन है वो क्या करता है, कोई भी स्टडी को बेटर अच्छा बनाता है। वह सिर्फ ये नहीं कि हाँ रिसर्चर के इंटरेस्ट के लिए, बल्कि यह सभी के लिए अच्छा बेटर बनाता है। यानी अब क्या है कि जो डिलिमिटेशन अब जान गया कि हमें बाउंड्री के अंदर में क्या क्या काम करना है, तो उसके ऊपर में फोकस अच्छा से करेंगे, जिसके कारण से क्या होगा, जिन पे रिसर्च किए जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा और जो कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा, उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। सेकंड बात करते हैं, डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द सिलेक्टेड स्टडी parameters such as graphical location, age, gender, population traits, population size, सिंपल साइज etc। बोला गया कि जो भी बाउंड्रीज है वो सभी के बारे में डिफाइन किया दिया गया, जो सिलेक्टेड पार्ट हो गया, सिलेक्टेड स्टडीज है उसके अनुसार से। जैसे अगर हमको स्टडी करना है कैंसर पेशेंट के बारे में जो कि कितना से हो, तो अब कैंसर पेशेंट के बारे में किस में स्टडी करना, मेल में या फीमेल में, या फिर मेल और फीमेल है तो उसमें कितने के एज ग्रुप से लेकर कितना तक में। तो अब एक बाउंड्री सीमित बना दिया गया कि 40 से 60 ईयर वाले जितने भी पर्सन लोग मिलेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल है, उनके कॉजेज ऑफ कैंसर के बारे में क्या करना है, रिसर्च करना है। तो इसके बारे में अगर मिल गया तो क्या होगा, अब एक लिमिट बन गया कि हमें अब किसको देखना है, सिर्फ 40 से 60 ईयर वालों को ही देखना है। अगर ये बाउंड्री नहीं बनता था तो क्या होता था, वो सभी के बारे में देखेंगे, तो जिसके कारण से टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, मनी भी ज्यादा लगेगा, और जो कलेक्शन है डाटा कलेक्शन वो भी सही से नहीं आ पाएगा। फिर बात करते हैं कि इसीलिए पॉपुलेशन साइज प्लस सैंपल आपका कैसा है, जिसके बारे में ये सभी के बारे में उसके जो आपका रिसर्च टॉपिक है उस आधार पे देख लिया जाता है। फिर बात करते हैं रिसर्चर यूजुअली मेंशन डिलिमिटेशन ऑफ देयर स्टडी सो दैट द रीडर्स कैन हैव एन आइडिया अबाउट द क्रेडिबिलिटी एंड जनरलाइज्ड ऑफ दिस रिसर्च फाइंडिंग। बोला गया कि अगर जो रिसर्चर है वो क्या किया, अपना रिसर्च पूरा करने के बाद क्या करता है, वो जो डिलिमिटेशन आया
वो सभी को मेंशन करता है, जिसके कारण से जो नेक्स्ट जो कोई भी रिसर्चर है अगर उस चीज के बारे में स्टडी करना चाहता हो तो उसको पता रहेगा कि हाँ इसमें क्या क्या बाधा आते हैं, डिलिमिटेशन आते हैं, उन सभी के बारे में उनको पता चलेगा, जिसके कारण से उनमें आइडिया और नए नए डेवलप होंगे ताकि वो आगे रिसर्च को सक्सेस बना सके। फिर बात करते हैं लास्ट के बारे में। इट आल्सो आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट और वीकनेस ऑफ द स्टडी which are not within the control of the researcher। बोला गया कि ये आल्सो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा जो आपका जो डिलिमिटेशन आ रहा है, वो दिक्कतें आ रहा है जो रिसर्चर के कंट्रोल में हो सकता है या फिर कंट्रोल के बाहर है। जैसे अगर कोई पर्सन है वो गया किसी एरिया में क्या चीज के बारे में स्टडी करने के लिए और वहां पे अर्थक्वेक आ जाए, तो क्या वो रिसर्चर के थ्रू उसके कंट्रोल में रहेगा? नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमें क्या करता है, जो डिलिमिटेशन है वो हम लोग को रिसर्च में यूज आते हैं। क्या क्या यूज आते हैं रिसर्च में, इन सभी के बारे में मैंने बात किया। तो अब हम जो लास्ट बात करने वाले हैं कि लिमिटेशन किसे बोलते हैं। डिलिमिटेशन तो जान गए, अब हम बात करेंगे लिमिटेशन के बारे में। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आई होप अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करना। तो फ्रेंड, जो अब लास्ट टॉपिक जो बात कर रहा हूँ वो लिमिटेशन के बारे में कि लिमिटेशन किसे बोलते हैं। तो बोला गया लिमिटेशन रिफर्स टू द चैलेंज फेस्ड बाय ए रिसर्चर बियॉन्ड हिज एंड हर कंट्रोल। कि लिमिटेशन किसे बोलते हैं कि जो रिसर्चर के कंट्रोल के बस में नहीं हो, वो जो रिसर्च डिजाइन बना पहले से जो बाउंड्री सीमित किए हैं, अगर उन सभी के बाद अगर कोई दिक्कतें आ जाता है आपको रिसर्च प्रॉब्लम्स करने में, उसको सॉल्व करने में, तब उस जो आपके कंट्रोल में नहीं हो, जैसे अचानक से कहीं पे फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, तो इन सभी क्या जो आपके क्या कंट्रोल में नहीं है। आप फ्लड आपके लिए नहीं है बल्कि वो नेचुरली आते हैं, अर्थक्वेक आपके कंट्रोल से नहीं, वो बल्कि नेचुरली आ रहे हैं। तो इन सभी के कारण अगर कोई दिक्कतें आपके रिसर्च में होते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटेशन बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने बात किया इस चैप्टर के बारे में, आपको आई होप पूरे समझ में आया होगा। आप प्लीज इसे 1 से लेकर 4 तक देखें लेक्चर को, आपको इस चैप्टर से कोई भी दिक्कतें नहीं मिलेंगे। सो अगर कोई भी दिक्कतें हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। एंड पूरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लास्ट में बात कर रहे थे कि इनमें हम क्या क्या चीज़ के बारे में बात किया। सबसे पहले जो बात किया हाइपोथेसिस के बारे में कि हाइपोथेसिस किसे बोलते हैं। फिर मैंने बात किया कि इंपॉर्टेंस क्या है हाइपोथेसिस के बारे के लिए और रिसर्च में क्या इंपॉर्टेंस है। फिर एक गुड हाइपोथेसिस को हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे जिसके बारे में बताया। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में बताया। फिर एजम्पशन किसे कहते हैं, एजम्पशन का यूज क्या है और उसके टाइप्स, इन सभी के बारे में मैंने बात किया। तो प्लीज आप अगर हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल में जाकर इस वीडियो को देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।